फिल्म की शुरुआत में हमें मैक्सिको शहर नजर आया। वहां पर रीटा नाम की एक लॉयर अपने काम के बारे में सोच रही थी, जिसमें वो पिछले 20 सालों से वकील की डिग्री होते हुए तरक्की नहीं कर पा रही थी। साथ ही वो काफी ज्यादा मेहनत करती थी और फिलहाल वो एक अमीर आदमी की पत्नी के मर्डर केस पर काम कर रही थी, जिसमें जॉन नाम के उस आदमी ने अपनी ही पत्नी को मार दिया था। और रीटा को उसके बॉस चैड का फोन आया और वो कहता है कि हमें अब इस केस में क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी है, तो तुम उस स्टेटमेंट को तैयार करो। तब रीटा मान गई और रीटा को पता था कि जॉन ने ही उसकी पत्नी को मारा था, लेकिन फिर भी उसे जॉन से पैसे लेने के लिए उसे बचाना था। और रीटा इस चीज के लिए कानून के ऊपर के भरोसा, इंसानियत जैसे बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करके एक क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार करने लगी, जिसमें ये एक म्यूजिकल फिल्म है और उसी के चलते मेन कैरेक्टर्स के मन के ख्याल हमें वो काफी बार गाकर इस फिल्म में बताते हैं। अगले दिन कोर्ट में चैड ने जज के सामने रीटा के स्टेटमेंट को पढ़ा, जिससे वो जॉन को बेगुनाह साबित कर सके। और वो कुछ लाइंस भूल गया था, तब चैड ने वापिस आकर उसे पढ़ा और रीटा इस चीज से नाराज थी क्योंकि उसका करियर चैड के नीचे रहकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर चैड ने स्पीच को खत्म की, तब सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे, जिसकी असली हकदार रीटा थी। और इस केस को चैड जीत गया और तब जॉन उसकी नई जवान गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और रीटा इस केस के बारे में अपनी माँ को बता रही थी। कुछ देर बाद रीटा वॉशरूम में आकर दुखी थी, तब उसे एक फोन आया और उसकी बात एक अनजान आदमी से हुई और वो कहता है कि बाहर की सभी क्लोजिंग स्टेटमेंट की तालियों की असली हकदार तो तुम हो, तो तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो। तब रीटा ने बाहर आकर देखा कि वहां पर कोई नहीं था और वो पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तब वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ और अगर तुम बनना चाहती हो तो तुम मुझे तुम्हारे घर के नीचे के बस स्टॉप पर मिलना। और फिर उसने फोन कट कर दिया। तो फिर से रीटा पिछले 20 सालों से उसके स्ट्रगल्स को गाते हुए हमें बताने लगी और वो आकर बस स्टेशन पर पहुंची और तब उसे वहां पर दो लोगों ने आकर किडनैप कर लिया। कुछ देर बाद रीटा के सामने एक आदमी बैठा था। तब रीटा पूछती है कि मैं कहां पर हूँ। तब वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तब रीटा कहती है कि नहीं जानती। तब वो आदमी कहता है कि मेरा नाम जून मैनिटास डेल मोंटे है। तब रीटा कहती है कि क्या तुम वो ड्रग माफिया हो। तब जून कहता है कि हाँ, मैं वही माफिया हूँ। तब रीटा कहती है कि तुम्हारा बिजनेस पूरे मैक्सिको में फैला है और तुम किसी को भी अपने बिजनेस के चलते मार देते हो। तब जून ने रीटा का मास्क निकाला और वो कहता है कि सही कहा। तब रीटा कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब जून कहता है कि मुझे तुम्हें काफी सारे पैसे देने हैं और बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन अगर तुमने उस काम को एक बार जान लिया तो तुम्हें कैसे भी उसे खत्म करना होगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। साथ ही मुझे पता है कि तुम उस काम को परफेक्टली कर सकती हो और तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर मिलेंगे। साथ ही जून ने रीटा को $2 मिलियन देने का एक एग्रीमेंट दिखाया। तब रीटा अमाउंट देखकर मान गई। वहां पर जून कहता है कि मैं एक काफी दमदार आदमी हूँ, लेकिन अंदर से मैं एक औरत हूँ और इसलिए मुझे अब औरत बनना है। तब रीटा पूछती है कि मैं एक वकील हूँ और ये काम एक सर्जन का है, तो तुम्हें मेरी मदद कैसे चाहिए। तब जून कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक डॉक्टर को ढूंढकर लाना होगा, जिसमें ये चीज सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा स्पेशल सर्जन तुम्हें ढूंढकर लाना होगा। तब रीटा कहती है कि ऐसे डॉक्टर को तुम खुद ही ढूंढ सकते हो। तब जून ने उसे खुद के बूब्स दिखाए और वो कहता है कि मैं आधी सर्जरी पहले ही करवा चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर की गलती हुई, इसी वजह से वो भागा और मुझे उसे मारना पड़ा और इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करना है और तुम्हें किसी स्पेशल सर्जन को इस चीज के लिए मनाना होगा। तब रीटा के पास अब इस चीज को पूरा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए रीटा आकर ऑनलाइन इस बारे में पढ़ने लगी, जिसमें वो दुनिया भर के बड़े बड़े सेक्स चेंज सर्जन से मीटिंग करने के लिए तैयार थी और उसके लिए जून ने उसे एक इन्फिनिटी कार्ड भी दिया था, जिससे रीटा महंगी महंगी फ्लाइट्स को बुक कर डालती थी। साथ ही वो काफी ज्यादा शॉपिंग करने भी तैयार थी। फिर रीटा बैंकॉक आई और सर्जन की टीम से मिली, जिसमें रीटा ने सर्जरी के लिए हर एक चीज को पता कर लिया था और वो इस बारे में सर्जन से डिस्कस करने लगी और वो घूमते हुए शॉपिंग भी करती थी। तब उसे एक दिन गुंडों ने पकड़ लिया और उसके बाद जून से करवाई, जिसमें जून कहता है कि रीटा तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि तुम जो पैसे उड़ा रही हो उसके लिए तुम्हारे पास काफी वक्त है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ देर बाद रीटा टॉम नाम के एक सर्जन से मिली। फिर टॉम ने सभी पेपर्स देखे। तब रीटा कहती है कि मेरा क्लाइंट अपना नाम नहीं बता सकता और तुम्हें ये चीज किसी को भी नहीं बतानी है। तब टॉम कहता है कि मैं उसकी सर्जरी को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस क्लाइंट से एक बार मिलना है और उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मैं ये करूंगा कि नहीं। और याद रखना कि मैं सिर्फ बॉडी को बदल सकता हूँ, जिसमें वो अंदर से जैसा इंसान है वो वैसा ही रहेगा। तब रीटा कहती है कि मुझे भी तुम्हारे पास यही करवाना है, क्योंकि बॉडी के बदलते ही इंसान के दुनिया को देखने का और दुनिया के उस इंसान को देखने का नजरिया बदल जाता
चाहता है और आप उससे मीटिंग कर पाओगे कि नहीं, इस बारे में मैं उससे पूछकर आपको बताऊंगी। एक हफ्ते के बाद रीटा और टॉम दोनों को काला कपड़ा पहनाकर एक सीक्रेट जगह पर लाया गया। वहां पर जून आकर टॉम से मिला। तब रीटा ने उन्हें सभी चीजें समझाई और वहां से जून और टॉम अंदर चले गए और रीटा बाहर बैठकर आगे के बारे में सोच रही थी, जिसमें अंदर जून टॉम को कहता है कि मैं एक मैक्सिकन मर्द हूँ और मुझे दुनिया के सामने माफिया होने के चलते काफी ज्यादा सख्त बनकर घूमना पड़ता है, लेकिन अंदर से मैं एक औरत हूँ और इसलिए मैं अब पूरी तरह से बदलकर खुद की जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ और इसलिए आप प्लीज मेरी मदद करो जिससे मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकूं। और तब तक बाहर रीटा की मुलाकात जेस नाम की एक लड़की से हुई और जेस कहती है कि मैं जून की पत्नी हूँ। तब रीटा कहती है कि मैं जून की वकील हूँ और मैं उसके लिए काफी सारे कामों को संभालती हूँ। और रीटा ने वहां पर जून और जेस के दोनों बच्चों को भी देखा, जिसमें जून उन दोनों से और जेस से काफी ज्यादा प्यार करता था। फिर टॉम आकर रीटा को कहता है कि मैं इस सर्जरी को किसी को भी बिना बताए पूरा करूंगा। तब रीटा वहां पर काफी खुश हुई और टॉम को लेकर गुंडे वहां से वापस निकल गए। एक हफ्ते के बाद रीटा ने जून को उसके दोनों बेटे और जेस के लिए नए पासपोर्ट बना कर दिए, जिसमें वो तीनों स्विट्जरलैंड में रहने वाले थे और जून के गायब होने के बारे में उन्हें झूठ बता दिया जाएगा। साथ ही उन्हें काफी सारे पैसे दिए जाएंगे जिससे वो लोग आसानी से जिंदगी काट सके। वहां पर जून उसके परिवार के अलग होने से काफी ज्यादा नाराज था और उसने रीटा को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा, जिससे वो अब अपनी जिंदगी असलियत से जी सके। 2 दिनों के बाद रीटा ने जेस और उसके बच्चों को सामान के साथ स्विट्जरलैंड में छोड़ा और तब जेस काफी ज्यादा दुखी थी और वो कहती है कि जून ने हमें यहाँ पर अकेले क्यों छोड़ा। तब रीटा कहती है कि जून का काम तो तुम्हें पता ही है कि कितना खतरनाक है और अब खतरा काफी बढ़ गया है, जिससे तुम तीनों को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी जून अपने परिवार के पास वापिस आ जाएगा। तब जेस पूछती है किस चीज में कितने महीने जाएंगे। तब रीटा कहती है किस चीज में कुछ साल जा सकते हैं। तब जेस काफी दुखी हुई और वहां से वो अपने बच्चों के साथ अंदर चली गई और रीटा ने इस बारे में जून को बताया। तब जून कहता है कि रीटा अब तुम्हारा मेरे लिए काम खत्म हुआ और आज के बाद हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे, साथ ही अपने पैसे को एंजॉय करना। तब ये सुनकर रीटा रोने लगी क्योंकि इतने सालों के बाद जाकर उसे उसकी मेहनत के पैसे मिल रहे थे, जो कि $2 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में 17 करोड़ रुपए जितने होते। 2 हफ्तों के बाद न्यूज में बताया गया कि जून की गोलीबारी में हत्या हो चुकी है और तब ये न्यूज देखकर जेस काफी ज्यादा दुखी हुई। दूसरी तरफ जून की सर्जरी टॉम ने पूरी कर दी थी और जून ने खुद के आईने में ऊपर से नीचे तक सभी पार्ट्स को चेक किया और वो अब अपनी जिंदगी के बदलने से काफी ज्यादा खुश था। और जून ने औरत बनकर सबसे पहले अपनी ब्रा को पहना और उसने खुद का नाम अब एमिलिया पेरेस रखा था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 25,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर कहानी 4 सालों के बाद की देखने मिली, जिसमें लंदन में एक पार्टी में काफी सारे अमीर लोगों के बीच में हमें रीटा नजर आई और वो अपने काम के बारे में सबसे बात कर रही थी। तब उसकी मुलाकात वहां पर एक औरत से हुई और वो कहती है कि तुम काफी खूबसूरत हो, तो क्या तुम लंदन से ही हो। तब रीटा कहती है कि नहीं, मैं एक मैक्सिकन हूँ। तब वो औरत कहती है कि मैं भी मैक्सिकन हूँ और वहां पर रीटा उस औरत के साथ मैक्सिकन में बात करने लगी, जिसमें वो दोनों का नेटिव सिटी पड़ोस में ही था और वो दोनों मैक्सिको को मिस कर रहे थे। और इसी बीच रीटा को एहसास हुआ कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जून ही है और तब उसने इस बारे में पूछा और जून कहता है कि सही कहा, जिसमें अब मेरा नाम एमिलिया है। तब रीटा इस चीज से डर गई और वो गाते हुए बताती है कि माफिया हमेशा अपने राज को बाहर ना आए इसलिए सारे सबूतों को खत्म कर देते हैं और इसी वजह से क्या तुम मुझे मारने आई हो। तब एमिलिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे नई जिंदगी तुम्हारे चलते ही मिली है। बस मैं अपने बच्चों को मिस करती हूँ और मुझे वो वापस चाहिए और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बिना अब नहीं जी सकती। तब रीटा इस चीज के लिए मान गई। 2 हफ्तों के बाद रीटा जेस से मिली। वो उनके साथ सभी लोगों को लेकर निकल रही थी और वो कहती है कि एमिलिया जून की कजिन है जो कि काफी रईस है और जून ने मुझे कहा था कि जेस को एमिलिया के साथ रखे जिससे वो उनकी रक्षा कर सके और उन्हें संभाल भी सके, जिसमें जेस ने काफी सारे पैसे उड़ा दिए थे और इसी वजह से वो भी मान गई। 3 दिनों के बाद वो लोग वापस मैक्सिको में आए। तब एमिलिया उसके शानदार मेंशन में आकर बच्चों से मिली और फिर वो जेस से मिली और एमिलिया ने बच्चों को काफी ज्यादा चूमा और फिर वो आकर जेस से मिली और वो कहती है कि मेरा भाई हमेशा कहता था कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, जिसमें अब ये तुम्हारा ही घर है, जिसमें तुम्हें यहाँ पर बच्चों के साथ रहकर एंजॉय करना होगा। रात होने पर रीटा और एमिलिया बात कर रहे थे। तब रीटा कहती है कि तुम बच्चों की बुआ हो ना कि माँ, इसलिए तुम्हें उन्हें ज्यादा चुनना नहीं चाहिए, साथ ही तुम्हें संभल कर रहना होगा जिससे किसी को भी शक ना हो कि तुम ही जून हो और जिंदा हो। तब एमिलिया कहती है कि मैं आगे से इन चीजों का ध्यान रखूंगी।
अगले दिन एमिलिया ने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट किया। तब दोनों बच्चे अब नए स्कूल से परेशान थे। साथ ही वो लोग स्विट्जरलैंड में स्केटिंग करके काफी मजे करते थे, इस बारे में वो बताने लगे। तब एमिलिया अपने बच्चों की बातों से खुश हुई। दूसरी तरफ जेस अब वापस आकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी जिंदगी में कुछ भी एक्साइट नहीं करता था। और एमिलिया के अचानक से उनकी जिंदगी में आने से वो परेशान थी, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से काफी ज्यादा पैसे उड़ाकर परेशान थी। और जेस ने उसके पुराने आशिक गस को फोन लगाया और वो कहती है कि मैं मैक्सिको में वापस आ चुकी हूँ और मेरी अंदर की गर्मी आज भी तुम्हें याद करती है, तो क्या तुम मुझे मिल सकते हो। 2 हफ्तों के बाद रीटा मैक्सिको में वापस आकर काफी खुश थी और वो इस बारे में एमिलिया को बताने लगी। तब एमिलिया कहती है कि मैं तुम्हें किसी मर्द के साथ खुश देखना चाहती हूँ। तब रीटा कहती है कि मैं अकेली काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं पर मारिया नाम की एक औरत ने आकर उसके बेटे के गायब होने का पोस्टर दिया, जिसमें वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी और उसने इस बारे में रीटा को बताया। तब रीटा उसके लिए दुखी हुई। फिर मारिया वहां से निकली और रीटा कहती है कि एमिलिया, तुम जून बनकर माफिया थी तब तुमने काफी सारे लोगों को मरवाकर बुरे काम किए थे और अब तुम्हें इस चीज का पश्चाताप करते हुए कुछ करना चाहिए। तब एमिलिया कहती है कि तुम सबके सामने मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। और फिर वो मारिया के बेटे का पोस्टर लेकर वहां से निकली। वहां से घर आकर एमिलिया अपने बच्चों के पास आई, जो कि सो नहीं रहे थे। और तब उसका बेटा कहता है कि आंटी, आप में से मेरे डैड जैसी स्मेल आती है। तब एमिलिया ने उसे गुड नाइट किस किया। वहां पर बच्चे अपने डैड को कितना ज्यादा मिस करते थे, इस बारे में एमिलिया को गाकर सुनाने लगे। तब एमिलिया भी उस बच्चों को सच छुपाकर कितनी परेशान थी ये याद करके रोने लगी। 2 दिनों के बाद एमिलिया आकर एक आदमी से मिली और उसने मारिया के बेटे के बारे में उससे जानकारी दी। और तब वो आदमी जेल में आकर एक लड़के से मिला और उसने मारिया के बेटे के बारे में पूछा। तब वो लड़का कहता है कि मैंने इस लड़के को मारा था और जब मैंने ये किया था तब मैंने काफी सारे लोगों को मारकर एक फैक्ट्री में गाड़ दिया था। और तब उस लड़के को जेल में इस जानकारी के बदले में पैसे दिए गए। अगले दिन एमिलिया ने आकर उस फैक्ट्री में खुदाई करवाई और तब उसे वहां पर काफी सारे लोगों की लाशें मिली, जिसमें से एक मारिया के बेटे की लाश थी और उस लाश के अवशेषों को मारिया को दिया गया। तब मारिया काफी ज्यादा दुखी हुई। तब एमिलिया ने आकर उसे संभाला और रीटा एमिलिया के इस काम से काफी खुश थी, जिसमें एमिलिया और रीटा ने अब ऐसे ही गायब हुए लोगों की लाशों के बारे में जानकारी ढूंढकर उनके परिवारों को लाशों को ढूंढकर देने का प्लान बनाया, जिसमें वो दोनों इस अच्छे काम को साथ में मिलकर करना चाहते थे। साथ ही एमिलिया ने रीटा की मदद भी मांगी, क्योंकि वो एक लॉयर थी और इस चीज में वो लीगली उसकी मदद कर सकती थी। तब रीटा मान गई। फिर 1 महीने तक रीटा कैदियों को एक के बाद एक मिलती थी, जिसमें कैदियों को वो लोग पैसे देकर या फिर बिना पैसे समझाकर इन चीजों की जानकारी उगलवा लेते थे। और ऐसे ही वो लोग मैक्सिको के गायब हुए लोगों के बारे में जानकर उनके परिवार को बताते थे। और इस चीज में पूरा पैसा शुरुआत में तो एमिलिया देती थी। इसलिए धीरे धीरे एमिलिया और रीटा फेमस होती जा रही थी और एमिलिया को लोग एक एंजल बुलाते थे, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों की मदद करती थी जिसमें गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एमिलिया ने उसकी पूरी टीम बना ली, जिससे वो लोग इस पूरे मिशन को अंजाम देते थे। और धीरे धीरे उसके पास लोग आते जाते थे, जिससे वो लोग मैक्सिको के ड्रग्स के धंधे में गायब हुए अपने परिवारजनों को ढूंढ सके। साथ ही एमिलिया की मदद काफी सारे कैदी ऐसे ही कर देते थे, क्योंकि वो लोग अब अपने पाप के प्रायश्चित को भी करना चाहते थे। दूसरी तरफ गस और जेस काफी ज्यादा एंजॉय करते थे और जेस गस को किस करके उसे नजारा दिखाते हुए नशे में घर वापस आती थी। तब गस खुश होकर वहां से निकला और घर पर जेस को रात को एमिलिया जागी हुई मिली। तब एमिलिया ने जेस से उसके पति जून के बारे में पूछा। तब जेस कहती है कि वो काफी अच्छा था और मैं उससे काफी प्यार करती थी, साथ ही वो भी हमसे प्यार करता था, लेकिन तुम क्यों अपने भाई के बारे में जानना चाहती हो। तब एमिलिया कहती है कि बस यूं ही। तब जेस कहती है कि वो काफी अच्छा था। तब एमिलिया पूछती है कि क्या तुम उसके साथ खुश थी। तब जेस कहती है कि हाँ, लेकिन बच्चों के पैदा होने के बाद हमारी दूरियां बढ़ती गई थी और मुझे लगा था कि शायद वो मुझे छोड़कर किसी जवान औरत के पास चला जाएगा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। तब एमिलिया पूछती है कि क्या तुमने मेरे भाई को कभी चीट किया था। तब जेस कहती है कि हाँ, एक बार मैंने अपने दोस्त गस के साथ उसे चीट किया था, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ, क्योंकि वो काफी ज्यादा वाइल्ड था और मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है और इसलिए मैंने गस को छोड़ दिया था। लेकिन अब वो वापस मेरी जिंदगी में आया है और तुम्हारे भाई को अगर इस बारे में उस वक्त पर पता चलता तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े करवाकर कुत्तों को खिला देता। तब एमिलिया कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं था। तब जेस कहती है कि फिर तो तुम अपने भाई को जानती नहीं थी। ये बताकर जेस वहां से सोने चली गई। 1 महीने के बाद एमिलिया ने फिर से काफी सारे लोगों की लाशों को खोद कर निकाला और इस चीज में उसका इंटरव्यू चल रहा था। तब रीटा और एमिलिया दोनों ने बताया कि गवर्नमेंट उनकी फाइनेंशियली कोई भी मदद नहीं कर रही थी, साथ ही उन्हें इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए दोनों खुद के पैसे यूज करवा कर ये करवा रही थी।
2 हफ्तों के बाद एमिलिया ने एक चैरिटी इवेंट रखा जिससे वो लोग पैसे जमा कर सके। तब वहां पर रीटा ने देखा कि शहर के काफी सारे अमीर अय्याश लोग और भ्रष्ट नेता वहां पर थे। तब रीटा कहती है कि हम लोग ऐसे लोगों से पैसे नहीं ले सकते। तब एमिलिया कहती है कि मैं किसी लंदन के प्रिंस को जानती नहीं हूँ और मैं जिन्हें भी जानती हूँ ऐसे लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया है। तब रीटा कहती है कि कोई बात नहीं और एमिलिया वहां से निकली। तब रीटा भी सबके सामने आई और रीटा को वहां पर उसका पुराना बॉस चैड मिला। वहां पर एमिलिया ने सब लोगों से उसके काम के बारे में बताकर स्पीच देकर पैसे मांगना शुरू किया। तब रीटा वहां पर अपने विचारों को गाकर बताने लगी जिसमें वहां पर जॉन जैसे अमीर लोग भी थे जो कि औरतों को मारकर कानून से बच जाते थे और फिर वो नई लड़कियों के साथ हमेशा एंजॉय करते थे। साथ ही वहां के नेताओं के ऊपर चाइल्ड एब्यूज के केसेस भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी रीटा को एमिलिया का साथ देने के लिए अच्छे काम के लिए उनसे पैसे लेने पड़ रहे थे और वो सभी लोग पैसे देने के लिए तैयार भी हुए। अगले दिन एमिलिया उसके ऑफिस में आई। तब वहां पर सोफी नाम की एक औरत ने अपने बैग में चाकू भरा और फिर वो आकर एमिलिया से मिली। फिर सोफी ने एमिलिया को उसके पति के बारे में बताया। तब एमिलिया ने उसके नाम को चेक किया और वो कहती है कि तुम्हारा पति मर चुका है और उसकी लाश हमारे पास है। तब सोफी हंसने लगी और वहां पर एमिलिया ने आकर उसे संभाला। तब सोफी कहती है कि मेरा पति काफी बुरा था जिसमें वो मेरा रेप करके मुझे काफी बार पीटता था और अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे मारने के लिए चाकू लाई थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है और थैंक यू मुझे आजादी का ये संदेशा देने के लिए। तब एमिलिया ने उसे संभाला और सोफी को वहां से बाहर छोड़ा और वहां से निकलते वक्त एमिलिया ने उसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास सच में चाकू था। तब सोफी ने उसे चाकू दिखाया। वहां पर एमिलिया ने उसे अपना घोड़ा दिखाया। तब सोफी खुश हुई। वहां पर एमिलिया ने उसे रात को मिलने के लिए कहा। तब सोफी हाँ बोलकर वहां से निकली। एक हफ्ते का बाद एमिलिया और सोफी का अफेयर शुरू हो चुका था जिसमें एमिलिया सोफी को उसके बच्चे जेस और रीटा के बारे में सभी चीजें बताती थी और अब धीरे धीरे एमिलिया उसकी जिंदगी से खुश थी क्योंकि वो अच्छा काम भी करती थी, साथ ही उसे जिंदगी में प्यार भी मिल चुका था। तब रीटा ने एक दिन एमिलिया को कहा कि तुम अब अपनी जिंदगी को सच में अच्छे से जीकर लोगों की भलाई कर रही हो। तब एमिलिया कहती है कि ये तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं कर पाती, साथ ही तुमने ही मुझे ये नई जिंदगी दी है। तब रीटा ये सुनकर खुश हुई, जिसमें रीटा क्लब में जाकर नए नए लड़कों से मिलती थी जिससे वो अपनी जिंदगी को अच्छी बना सके। साथ ही उसे एक नए पार्टनर की तलाश थी लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी बीच जेस को गस के रूप में अच्छा पार्टनर मिल चुका था और उन दोनों को एक दिन क्लब में गाते हुए रीटा ने देख लिया जिसमें वो उनके लिए खुश थी और जेस और गस साथ में एंजॉय करते थे और जेस ज्यादातर वक्त गस के साथ क्लब में रहती थी और इसी वजह से एमिलिया बच्चों के साथ घर पर एंजॉय कर पाती थी। लेकिन एमिलिया को जेस का घर पर नशे में आना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी वजह से एमिलिया ने बच्चों को स्कूल छोड़ा। फिर वो आकर जेस से मिली और वो कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम बच्चों के सामने ऐसे नशे में आओ। तब जेस कहती है कि मैं आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखूंगी, साथ ही मैं अब शादी करने वाली हूँ। तब एमिलिया ये सुनकर चौंक गई और वो कहती है कि अच्छी बात है। तब जेस कहती है कि गस एक अच्छा आदमी है। तब एमिलिया कहती है कि मैंने उसके बारे में पता लगाया और वो एक दल्ला है जो कि लड़कियों को लोगों को सप्लाई करके पैसे कमाता है। तब जेस कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है इसलिए मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, साथ ही वो मेरे लिए विला खरीद रहा है जिससे शादी के बाद हम बच्चों के साथ वहां पर रह सके। तब एमिलिया ये सुनकर भड़क गई और वो कहती है कि वो बच्चे यहीं पर रहेंगे। तब जेस कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तब एमिलिया ने उसे उठाकर पटक दिया और वो कहती है कि तुम उस दल्ले के साथ मेरे बच्चों को लेकर वहां पर नहीं रह सकती जिसमें वो बच्चे हमेशा मेरे साथ यहीं पर रहेंगे। वहीं पर एमिलिया को एहसास हुआ कि वो जून है ये चीज जेस को नहीं पता, इसलिए वो वहां से निकली और अंदर से जेस चिल्ला रही थी कि वो मेरे बच्चे हैं और मेरे साथ ही रहेंगे, लेकिन एमिलिया इस चीज से भड़की हुई थी। रात होने पर गस हमें भागता हुआ नजर आया जिसमें एमिलिया के गुंडों ने उसे काफी ज्यादा पीटा, फिर उसे पैसे दिए, शहर को छोड़ देने के लिए कहा। तब गस इस चीज से भड़का हुआ था। 2 दिनों के बाद एमिलिया ने देखा कि उसके घर से जेस बच्चों को और सारा सामान लेकर भाग गई थी। तब एमिलिया इस चीज से काफी दुखी हुई और उसने इस बारे में रीटा को फोन करके बताया और वो कहती है कि मुझे मेरे बच्चे कैसे भी वापस चाहिए। तब रीटा ने इस बारे में जेस से बात की और जेस कहती है कि वो औरत मेरे बच्चों को छीनना चाहती है, साथ ही वो मेरे पति के ही पैसों को यूज करती है जो कि असल में मेरे होने चाहिए और वो मुझे वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी और मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तब रीटा उन दोनों के बीच में पिसती जा रही थी और फिर रीटा ऑफिस से निकली। तब उसे वहां पर सोफी मिली जिसमें वो दोनों पहली बार मिले थे और एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हुए और सोफी कहती है कि मेरी बात एमिलिया से नहीं हो पा रही। तब रीटा कहती है कि वो थोड़ी सी परेशान है, साथ ही वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है कि तुम
तुम काफी स्ट्रांग हो और तुमने उसे अच्छे से संभाला है। तब सोफी कहती है कि एमिलिया ने मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें बताई है, जिसमें तुमने उसकी जिंदगी को बदलने में उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। तब रीटा ये सुनकर चौंक गई और वहीं पर उसे पुलिस का फोन आया और तब एमिलिया वहां से नीचे आई और उसे ऑफिसर्स ने बताया कि गस ने एमिलिया को किडनैप कर लिया है और वो अब तुम्हें फोन करेगा। तब ये सुनकर रीटा और सोफी काफी ज्यादा दुखी हुई। अगले दिन रीटा ऑफिस में अपनी टीम से बात कर रही थी। ऑफिस में एक छोटा सा लड़का एक पैकेट को लेकर आगे बढ़ा और वो पैकेट रीटा ने अपने टेबल पर देखा। तब रीटा ने उसे अंदर आकर खोला और उस पैकेट के अंदर एमिलिया के उंगलियों के टुकड़े थे और तब उसे देखकर रीटा काफी दुखी हुई। रात होने पर रीटा की बात गस से हुई। तब गस कहता है कि अगर तुमने मुझे $30 मिलियन नहीं दिए तो मैं एमिलिया के टुकड़े टुकड़े करवाकर तुम्हारे पास पहुंचा सकता हूँ। तब रीटा कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन पहले मेरी बात एमिलिया से करवाओ। तब गस ने उनकी बात करवाई। वहां पर एमिलिया काफी दुखी थी। तब रीटा कहती है कि एमिलिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और फिर उसने फोन को कट कर दिया। कुछ देर बाद रीटा ने एमिलिया की पूरे गुंडों की टीम को बुलाया, जिसमें वो सभी लोग हथियार लेकर तैयार थे और वो लोग गाड़ियों में आगे बढ़े, जिसमें रीटा अपने पास एक पिस्तौल और पैसे लेकर एक कार में गस की बताई हुई जगह पर जा रही थी। वहां पर बाकी गुंडे कहते कि तुम आगे जाओ, जिसमें हम लोग दूसरी तरफ से घर को आकर घेर लेंगे। तब रीटा मान गई। दूसरी तरफ एमिलिया को गस ने काफी ज्यादा पीटा था। वहां पर जेस ने आकर उसे पानी पिलाया। तब एमिलिया कहती है कि तुम ये गलत कर रही हो। वहां पर गस कहता है कि रीटा आ गई। तब सभी लोग वहां से आगे बढ़े और गस ने बाहर नाइट विजन से रीटा की कार की हेडलाइट को उड़ा दिया, जिससे वो उसे देख सके। और रीटा कहती है कि जब तक तुम मुझे एमिलिया को नहीं दिखाओगे तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। वहां पर गस और जेस भड़क गए और वो कहता है कि जेस, तुम मुझे कवर देना और एमिलिया को वहां पर लेकर आओ। तब जेस एमिलिया को लेने के लिए गई। वहां पर गस ने देखा कि रीटा वहां पर गुंडों के साथ आई थी। तब वो उस पर गोलियां चलाने लगा और उस जगह पर गोलीबारी शुरू हो गई। तब तक अंदर जेस के पास एमिलिया थी। वहां पर एमिलिया कहती है कि तुम मुझे पहली बार मिली तब तुम 17 साल की थी और तब मैं तुम्हारी बहन जूलियन को डेट करता था, और फिर हमने एक दिन मौका मिलने पर पहली बार किस किया, जिसमें तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया था। और उसके बाद हम लोगों ने शादी की। तब मैंने तुम्हें 2 रिंग पहनाई थी, जिसमें से एक तुमने खो दी थी, ऐसा तुमने मुझे कहा था, लेकिन असल में तुमने उसे अपनी बहन जूलियन को दिया था, जिससे वो मुझे उससे छीनने के लिए तुम्हें माफ करते। और ये सभी चीजें सुनकर जेस चौंक गई और वो समझ गई कि एमिलिया ही उसका पति जून है। और एमिलिया कहती है कि हाँ, मैं अब औरत बन चुकी हूँ। तब वहां पर गस आया और वो एमिलिया को लेकर वहां से निकला और उसने एमिलिया को कार की डिक्की में बंद कर दिया, जिसमें जेस उसे देखकर दुखी हुई। तब जेस को लेकर वहां से गस कार में भागा और वहां पर गस भड़का हुआ था। तब जेस कहती है कि वो जून ही है और उसे आजाद कर दो। तब गस ने उसे धक्का मारकर दूर फेंका। वहां पर जेस ने गन निकाली और वो कहती है कि वो मेरा पति है और अगर तुमने उसे आजाद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब गस ने कार को झटका दिया और वो जेस को पकड़कर रोकने गया। तब जेस ने काफी सारी गोलियां चलाई और इसी चक्कर में कार एक खाई में जाकर गिरी और वो पूरी कार में एक काफी बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में जेस, एमिलिया और गस तीनों मारे गए। और ये चीज दूर से देखकर रीटा काफी ज्यादा दुखी हुई। अगले दिन रीटा आकर एमिलिया के बच्चों से मिली और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम और आंटी एमिलिया दोनों अब नहीं रहे और अब से मैं तुम दोनों को संभालूंगी, जिसमें वो तीनों काफी दुखी थे। 1 महीने के बाद एमिलिया की याद में एक प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें एमिलिया के पुतले को लेकर सोफी शहर के लोगों के साथ एमिलिया ने कैसे लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए अपनी जान दे दी, इस बारे में गाकर सबको बताने लगी और वो पूरे मैक्सिको में घूमने लगी। और इसी के साथ ही बेहतरीन ऑस्कर विनिंग फिल्म यहीं पर खत्म हुई।